यस, फोन है आपके पास, चेक करो, चल रही क्लास। चल पड़ी क्लास, ऑडियो। ओके, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे विद द टॉपिक। कल बच्चे हमारा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस चल रहा था। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस में बेसिकली दो लाइट वेव्स होती हैं और उनका आपस में इंटरमिक्सिंग होना, उनका आपस में मिलना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर बच्चे कुछ चीजें हम लोगों ने स्टडी करी थी। बेसिकली कल हमने एक इक्वेशन निकाली थी बच्चे, जो कि इक्वेशन थी रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट वेव व्हिच वाज गिवन बाय ए आर साइन के ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस थीटा। ये हमने कल इक्वेशन निकाली थी फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ए आर हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ए आर इज अवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये टर्म आपको पता ही है बच्चे, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के हमारा प्रोपिगेशन कांस्टेंट है, एक्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव है, टी टाइम है, और थीटा जो है, थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, या मतलब कि जो रिजल्टेंट है ए आर वो A1 से, कल ऐसे बताया था ना मैंने, ये हमारे पास में रिजल्टेंट है ए आर और ये A1 थी, ये A2 थी हमारे पास। तो यहां से ए आर जो है A1 से कितना ऊपर है? थीटा ऊपर है। ठीक है, यानी कि ए आर इज अहेड ऑफ A1 बाय एंगल थीटा। तो कल ये चीजें बच्चे हम लोगों ने स्टडी करी कि इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू लाइट वेव। जब दो लाइट वेव आपस में इंटरमिक्स होती हैं, देन देन हमें क्या मिलती है? एक नई वेव इक्वेशन मिलती है जिसका एक्सप्रेशन इस तरह से है। अब कल हम लोगों ने एक और चीज स्टडी करी थी विच वाज द मैक्सिमम। ये जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब मिलता है? यानी हमने कल इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था एक। तो एक्सप्रेशन फॉर द ए आर वॉज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन था भाई? ए आर स्क्वायर वॉज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। मतलब कि जो हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पे? फेज डिफरेंस पे। और फेज डिफरेंस क्यों आया है भाई? बिकॉज ऑफ देयर वाज सम पाथ डिफरेंस। जब दो वेव्स में पाथ डिफरेंस था, देन देयर इज फेज डिफरेंस। क्योंकि देखो फेज डिफरेंस ऐसे नहीं आएगा, when the two waves are traveling different path, then उनके रास्ते में डिफरेंस है तो उनके रास्ते में फेज का डिफरेंस भी आता है। और जो फेज डिफरेंस है उसको कल मैंने लिखा था k इंटू डेल्टा एक्स, यहां हम इसको लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर k इज कॉल्ड 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, ये चीजें आपको बताई थी। यानी कि ए आर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस फाइव पे डिपेंड कर रहा है। या हम सिंपली बोलेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स या दो वेव के सुपर इम्पोज होने से जो नई वेव बनती है उसका जो रिजल्टेंट बनेगा एम्पलीट्यूड, वो आपका फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। राइट, कल मैंने आपको और बताई थी एक बात, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट इंटेंसिटी विच वॉज, क्या आया था हमारे पास एक्सप्रेशन? याद है किसी को? क्या एक्सप्रेशन था भाई हमारे पास? आपको मालूम है कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द वेव होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां हम इसको कल ऐसे लिखते थे, I इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर या स्मॉल ए स्क्वायर, ऐसे मैंने कल बताया था आपको। यानी कि हमारे पास में जो ए स्क्वायर का वैल्यू होगा इट वुड बी I डिवाइडेड बाय C, I डिवाइडेड बाय C। तो बेटा यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? I डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो आई आर वुड बी इक्वल टू हियर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ फाइव। कल मैंने अंडर रूट I1 अलग लिखा था, अंडर रूट I2 अलग लिखा था, बट दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको सेम रूट में हम डाल सकते हैं। तो एक तो एक्सप्रेशन ये है तुम्हारे पास, राइट।
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका इस एक्सप्रेशन से आ रहा है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल रही है, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट में इंटू कॉस ऑफ फाई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब बेटा हमने आज स्टडी करना है जो इंटरफेरेंस है, जो इंटरफेरेंस है उसमें हमें कब मैक्सिमम मिलेगा और कब मिनिमम मिलेगा। देखो जब भी वेव्स इंटरफेयर करती है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 11th में हमने स्टडी किया था कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी वुड बी मिनिमम। इंटेंसिटी वहां मैक्सिमम होती है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपस में कनेक्टेड है, और इंटेंसिटी मिनिमम वहां होगी जहां पे ये मिनिमम होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग कंडीशन बनाते हैं कि भाई कहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम या कहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और कहां पे ये मिनिमम होता है। तो कंडीशन हम लोग स्टडी करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, मैं इसको अरेंज कर देता हूं। हमारा जो कोहेरेंट सोर्स वाला टॉपिक है वो अभी पेंडिंग है, पहले ये कंडीशन सारी बताता हूं, उसके बाद में कोहेरेंट सोर्सेज को हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास में AR और IR, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव, वो क्या बनेगी। देखो मैं यहां पे लाइन लगा रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, बड़ा इसको ध्यान से समझना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में CI लिखते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास में है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम शॉर्ट में अगेन क्या लिखेंगे, DI लिख देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव यानी समथिंग इज कमिंग आउट पॉजिटिव, कुछ अच्छा हो रहा है। तो अच्छा यहाँ पे फिजिक्स में क्या माना जाएगा, जब वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस कंडीशन में यू विल बी ऑब्टेनिंग मैक्सिमा, मैक्सिमम का प्लूरल है मैक्सिमा, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा। मिनिमम नहीं बोलना, मिनिमा बोलना है, यानी कि इस कंडीशन में द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बी हाईएस्ट, यानी यहाँ पे जो हमारे पास में IR है या AR है हमारा, ये क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास जो IR है यानी इंटेंसिटी है या हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होने वाला है, यहाँ मिनिमम होगा और वहां पे हमारा मैक्सिमम होगा। इसको कंपैरिजन करके हम लोग समझ लेते हैं। देखो भाई तो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं AR की या IR की, वो फाई फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर फाई की वैल्यू हमारे पास में से इट इज 0 डिग्री, फाई एक एंगल है, फेज एंगल है, राइट, या फेज डिफरेंस है इनफैक्ट ये, तो जो हमारा फाई है उसकी वैल्यूज डिसाइड करेंगी कि तुम्हारा ये जो IR है या AR है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो हमें मालूम है फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम होने के लिए बच्चों cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, और वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हमारा जब मिनिमम होगा, इसका मतलब cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। भाई cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू इसकी -1, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है cos फाई इज इक्वल टू +1 आ रहा है, देन हमारे पास में IR वुड बी मैक्सिमम एंड AR इज मैक्सिमम, और जब cos फाई की वैल्यू -1 में आएगी या -1 आएगी तो हमारे पास जो IR है जो AR है वो मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो देखो कैसे करना है इसको। अब सबको मालूम है cos फाई की वैल्यू अगर +1 है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि फाई की वैल्यू क्या बननी चाहिए, फाई वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। भाई cos फाई कितना, cos 0 कितना होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, सबको मालूम है। अब अगर मैं बोलूं कि cos की अगली वैल्यू, cos फंक्शन की अगली वैल्यू किस एंगल पे +1 होगी, cos की अगली वैल्यू किस एंगल पे +1 होगी। जो लोगों को मैथ थोड़ा बहुत आता है बच्चे वो कमेंट में रिप्लाई कर दें कि cos फंक्शन की किस एंगल पे अगली वैल्यू +1 होगी। एक तो वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, अगली वैल्यू जो है तुमको मिलेगी 2 पाई के ऊपर, अगली वैल्यू जो cos ऑफ 2 पाई होता है वो आपका +1 होगा। फिर अगली वैल्यू आपको मिलेगी 4 पाई, 4 पाई पे, cos 4 पाई इज अगेन +1, राइट। अगली वैल्यू 6 पाई पे, यानी आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मतलब इस तरह से अगर जनरलाइज करते जाएं तो यू कैन राइट हियर 2n into 2 पाई, आप इसको ऐसे लिखते हैं,
n into 2 pi where or I can write it phi equals to, इसका जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं n into 2 pi where n is equal to 0 1 2 3 and so on. n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, phi 0 बन गया, phi 0 मतलब ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाला, और cos 0 कितना होता है, +1 होता है, अपने को मालूम है। n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं मैं तो क्या बनेगा, 2 pi आ गया, cos 2 pi अगेन +1, 2 रखूंगा तो 2 to the 4 4 pi, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि जब आपको मैक्सिमा डिफाइन करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या रखना है बच्चा, आपको इसका इंटीग्रल मल्टीपल, किसका, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रखना है। n हमारा यहाँ पे क्या है, n एक इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रखेंगे, अपने को क्या मिलती है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिल जाती है। अब कल आपको मैंने कुछ बताया था बच्चे, कल आपको मैंने कुछ फेज डिफरेंस जैसी चीज पढ़ाई थी, तो फेज डिफरेंस मेरे पास कितना था, पाई वाज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x वेयर k इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर मैं वो वैल्यू उठाऊं यहां पुट करता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक, 2 से 2 मर गया, पाई से पाई उड़ा दो, तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल्स टू n, इट इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेल्टा एक्स कितना आ गया तुम्हारे पास, n टाइम्स ऑफ लैम्डा आ गया। छापो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द पाथ डिफरेंस between the two waves reaching at a point must be integral multiple of the wavelength, यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल यदि होता है देन आपको स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पैटर्न मिलेगा। आगे बताऊंगा, यंग्स डबल स्लिट इस बात को प्रूव करता है। तो मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल मैंने आपको मैक्सिमा क्या चीज है, कैसे ऑब्टेन करना है वो बता दिया, ठीक। यहां पे कोई डाउट किसी को, इफ यू हैव एनी डाउट बच्चे देन यू कैन आस्क इन द ग्रुप, इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, ये चीज हो गई है। अब क्वेश्चन मन में आता है कि ठीक है भाई सर आपने ये बता दिया, बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पे एक लाइन में लिख देता हूं। तो मेरे पास में जो डेल्टा एक्स यानी कि जिसको आप पाथ डिफरेंस बोल रहे हो बच्चों, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस कितना आ गया, n टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपको जो है ब्रैकेट्स में ऐसे या डिब्बे में ऐसे बंद कर लेनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेल, अब यहां पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, देखो ध्यान से। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी, कब मिलेगी आपको, व्हेन दिस फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, दिस फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो फॉर मैक्सिमम आपको आई आर जो है ये मैक्सिमम तब मिलेगा जब आपके पास में इसकी वैल्यू 1 हो जाए, राइट। तो दिस इज जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बेटा, ये मैक्सिमम तब होगी, आई मैक्स जो होगा इट वुड बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है, और कॉस फाई की जगह पे 1 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, I1 का मैं स्क्वायर कर दूं और मैं यहां पे क्या कर दूं, रूट कर देता हूं, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं मैं, प्लस I2 का मैं स्क्वायर कर दूं और क्या कर दूं, रूट कर दूं, और यहां पे एज इट इज I1 I2 एज इट इज। अब जरा सोच के बताओ कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्या वो इन फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, नहीं डिपेंड कर रही, वो डिपेंड कर रही है किस पे, फाई के ऊपर, और फाई हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, यानी कि हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी की पहली कंडीशन। अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज, आई नीड सम स्पेस, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये लाइन बड़ी सी खींच दी मैंने, इसी चीज को बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, राइट, इस तरह से। तो आई मैक्स जो है मेरे पास में, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, आई मैक्स जो है बच्चे मेरे पास क्या आ गया, इट इज I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ गई, I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट
और सारे का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट सॉरी पावर खोलते भी हो तो आपको यही चीज मिल जाएगी, दोबारा से आपको यही चीज मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, इस तरह से होगा बच्चे। यहां पे गलत कर दिया मैंने, माफ करना। ये ऐसे होगा, I1 रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ, ये चीज ऐसे होगी, I1 का स्क्वायर नहीं करना, नो डाउट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 का रूट, और ये अगर खोलेंगे तो बेटा ये चीज ऐसे बन जाएगी, या इसको खोलेंगे तो ये चीज बन जाएगी ऐसे। तो हमारे पास में I मैक्स की जो वैल्यू है वो ये आ गई है। सिमिलरली आप A मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या बनेगी वो भी आप निकाल सकते हो। सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली सिमिलरली ए आर, इसका जो मैक्स बनेगा वो क्या बनेगा, अगेन cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यही बनेगा मैक्सिमम वैल्यू cos फाई 1। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा A1 प्लस A2 और इस सारे का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट AR मैक्सिमम। ठीक है, यही बनेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग है साथ में, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये वैल्यू बन गई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू AR मैक्सिमम और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी इस तरह से। ओके, या हम इसको ऐसे भी सकते हैं, अगर ये पावर हटा दूं मैं तो इसको अंडर रूट में करना पड़ेगा मुझे, और अगर अंडर रूट में करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, ये फॉर्मूला बन गया कि AR मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस A2 ओनली, यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड को सीधा जोड़ देंगे। और यहां आ जाइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, तो मैं अब उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ डिटेल मैंने सारी बता दी। अब यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे, सीधा सीधा रिजल्ट सीखेंगे। तो भाई cos फाई -1 कब होता है, सबको मालूम है। cos फाई -1 कब होता है, सॉरी cos फाई -1 तब होता है व्हेन द फाई इज इक्वल टू पाई। cos पाई जो होता है वो आपके पास -1 होता है। cos ऑफ 180 डिग्री या cos ऑफ पाई रेडियन इज इक्वल टू -1, यानी कि पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे, लाइक cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई पाई, जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उन सभी में क्या होगा, cos की जो वैल्यू है वो आपको -1 देगी, राइट। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या बननी चाहिए, देयरफॉर फाई शुड बी इक्वल टू आइदर पाई और शुड बी 3 पाई और शुड बी 5 पाई एंड सो ऑन, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो cos की वैल्यू -1 मिलेगी। तो ये चीज कैसे डेवलप करेंगे भाई, तो हम बेटा इसको ऐसे लिखते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई, मैंने ऐसे बना लिया 2n माइनस 1 इंटू पाई। यहाँ पे या हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली जनरल फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर n 0 रखेंगे बेटा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा -1 इंटू पाई, यानी -5 बन जाएगा, विच विल नॉट बी द केस, वो गलत हो जाएगा काम। n की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट n जो है, n0 जो है वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना n जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। इन फ्यूचर आई विल लेट यू नो, जब आपको यंग्स डबल स्लैग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको ये चीज। n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। n0 नहीं रखना, यहाँ पे n0 से शुरू किया था, यहाँ पे n0 नहीं रखना। देखो आप पुट करो, अगर 1 पे आप पुट करते हो 2 1 2 -1 2 -1 1 इंटू पाई, 2 पुट करते हैं तो 2 to the 4 -1 3 पाई, 3 पुट करते हैं 3 to the 6 -1 5 पाई। तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, ये क्या है बेसिकली, ये ऑड मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑड नंबर आपको हमेशा निकाल के देगा, जब आप n की वैल्यू सीधा रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑड फिगर आएगी, ऑड नंबर मिलेगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज गिव्स अस -1, राइट। तो मेरे पास में ये आ गया, देयरफॉर मैं एक कंडीशन बना सकता हूं
अब फाई क्या है, फाई तुम्हारा होता है k इंटू डेल्टा एक्स, यानी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारा क्या है भाई, पाथ डिफरेंस है, इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो अगेन पाई से पाई कैंसल आउट हो गया एंड यू आर गेटिंग डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। लो जी, तो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अब 2n माइनस 1 क्या है, 2n माइनस क्या है बच्चे, 2n माइनस है, 2n माइनस 1 है तुम्हारे पास में ऑड नंबर, यानी कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 होगा वेव्स के बीच में, तो उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब भी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल, ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, जब भी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है आपको मिनिमम मिलने वाला है, यानी कि यू विल बी हैविंग द लोवेस्ट इंटेंसिटी बीम ओवर देयर, या लोवेस्ट इंटेंसिटी आपको मिलेगी। एम्पलीट्यूड मिनिमम, IR ऑल्सो मिनिमम, ये सारी चीजें बेटा आपको आनी चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज आपको जब याद हो जाएंगे देन आपको YDAC पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मैं डायरेक्टली YDAC कराता, कुछ टीचर्स या कुछ स्कूलों में डायरेक्टली YDAC करा देते हैं, वो बच्चों को ऊपर से आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, YDAC, यंग्स डबल थ्रेड एक्सपेरिमेंट। तो वो करने से पहले ये सारी चीजें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। जब ये क्लैरिटी है इन चीजों में, तो वहां पे जब मैं पाथ डिफरेंस या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, राइट। इसलिए सारी चीजें बेटा एनालिसिस करनी जरूरी है। देखिए, तो मेरे पास में जो आई मिनिमम बनेगा यहाँ पे, अब डेफिनेट सी बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, I1 अंडर रूट में प्लस I2 अंडर रूट में और इसका होल स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, क्योंकि वहां पे क्या आएगा फॉर्मूले में, माइनस आ जाएगा ना। ये जो वैल्यू थी तुम्हारे पास IR इज इक्वल टू I1 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस I2 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2I1 I2 रूट, और साथ में क्या आता है cos पाई, यानी cos -1, तो -1 यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस b होल स्क्वायर। तो वो a माइनस b होल स्क्वायर वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये आ गया a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे पास मिनिमम इंटेंसिटी, याद रखना इस चीज को, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर है, क्लियर है भाई, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, तो जो यहाँ पे मिनिमम रिजल्टेंट आने वाला है या मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला है, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, A1 माइनस A2 आएगा भाई, A1 माइनस A2, यानी कि सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो एम्पलीट्यूड को माइनस कर देंगे, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मिल जाएगा, जो कि मिनिमम आने वाला है, राइट। क्लियर है, तो इस तरह से बच्चे सारे एनालिसिस है। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार मैं बताता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले या दो वेव्स का ट्रफ से ट्रफ मिले। जब दो वेव्स का क्रेस्ट पे क्रेस्ट मिले, लाइक इस तरह से, एक वेव का क्रेस्ट ये है, ठीक है, ऐसे एक वेव का क्रेस्ट है और एक वेव का क्रेस्ट यहीं पे ऐसे आ गया। तो जब इन दोनों क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे या फिर दो वेव्स का ट्रफ और ट्रफ आपस में मीट करे, तब बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रिजल्टेंट इन द बोथ केसेस बिकम्स मैक्सिमम। जब ये आपस में मीट करेंगी, मान लो ये पहली वाले की एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरे वाले की 3 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगी, यानी क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या ट्रफ प्लस ट्रफ will give you constructive interference, and when crest falls on trough or trough falls on crest, then we get destructive interference। वहां पे मिनिमम आ जाएगा जब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करेगी या ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल करेगी, और जब क्रेस्ट या ट्रफ मीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को मिलती है, ठीक है जी। दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द वेव, दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव।
अब आगे चलेंगे बच्चे, ये सारा कुछ नोट कर लेना आप लोग। अब आगे चलेंगे हम लोग, अगला है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बट यंग्स एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या इंटरफेरेंस किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अब जैसे इस कमरे में यहाँ पे मेरे पास दो ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट ये वाली और एक ट्यूबलाइट ये है। तो यहाँ से दोनों लाइटें आ रही है ना, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है। क्या यहाँ से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, क्या वो आपस में इंटरफेयर करेंगी? क्या वहां इंटरफेरेंस होगा? सवाल उठता है ना कि क्या कोई भी दो वेव्स या कोई भी दो लाइट वेव्स इंटरफेयर कर सकती हैं या इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकती हैं? सवाल आता है ना मन के अंदर कि भाई अभी तो हमने यही पढ़ा कि दो लाइट वेव्स अगर आपस में इंटरफेयर करती हैं देन वी गेट अ पैटर्न जिसमें हमें किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, किसी पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। असल में देखा यह गया था, जब थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने दो लाइट वेव्स को आपस में इंटरफेयर करवाया एंड उन्होंने स्क्रीन पे बड़ी ही अजीबोगरीब चीज देखी। उन्होंने स्क्रीन पे ये देखा कि देयर आर सर्टेन स्पॉट्स जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम है एंड देयर आर सर्टेन स्पॉट्स जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो है। यानी कि एक सेंटर में बिल्कुल ब्राइट स्पॉट था, फिर ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसा पैटर्न उनको दिखाई दिया। और सेंट्रल मैक्सिमम के बिल्कुल नीचे डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह का पैटर्न उनको ऑर्डर्ड पैटर्न दिखाई दिया। डार्क कंप्लीट डार्क, जीरो इंटेंसिटी, और जो ब्राइट था वो फुल ब्राइट था। ऐसा उनको देखने को मिला इंटरफेरेंस के रिजल्ट के रूप में। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या कोई भी दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करें तो ये पैटर्न बनेगा? आंसर इज नो। कोई भी दो वेव्स हम नहीं ले सकते, हमें कोहेरेंट वेव्स लेनी है, कोहेरेंट सोर्सेज लेने हैं। कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तभी हमारे पास कोहेरेंट वेव्स बनेंगी। तो अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि भाई कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और किसको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो विद द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करते हैं। क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? which emits light waves of same frequency and nearly same amplitude। ठीक है, नियरली सेम एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड इज नॉट द डिफाइनिंग पैरामीटर और इट इज नॉट द मेन पैरामीटर। मेन पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी वाला। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहा हूं या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल रहा हूं। तो यहां पे जो कोहेरेंट सोर्स है वो उन सोर्सेज को हम कोहेरेंट बोलते हैं अगर वो लाइट एमिट कर रहे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। पहली बात। दूसरी चीज, there should be either no phase difference or constant phase difference between the two waves। ठीक है बेटा, ये दो बातें हैं या हम इसको बोल सकते हैं कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। कंडीशन बन गई है, कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन बन गई कि भाई कोई भी सोर्स कोहेरेंट हम नहीं बोल सकते, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट बोलेंगे जो कि सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करें और उनका जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो करीब करीब सेम हो। एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, एम्पलीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, ये मेन फैक्टर नहीं है जो कोहेरेंट की कंडीशन है। ये मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, राइट। एंड देयर शुड बी आइदर नो फेज डिफरेंस, या तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है वेव्स के बीच में, और यदि है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब सर ये क्या बात है कि फेज डिफरेंस या तो नहीं है या तो है, तो कांस्टेंट है, क्या मतलब इस चीज का? देखो बेटा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या नो फेज डिफरेंस, पहले तो फेज डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज। फेज डिफरेंस क्या था आपको याद है? ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू,
इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखा था हमने, तो हमें फेज डिफरेंस मिला था, जो कि k टाइम्स डेल्टा एक्स था, राइट। तो ये एंगल होता है बेसिकली। तो देखो, अब मैं ना यहां पे दो वेव्स बना रहा हूं, मैंने एक वेव ये बनाई, राइट, और मैं यहां पे एक वेव और बना रहा हूं, यहां पे देखना ध्यान से, एक वेव मैंने ये बनाई, ये देखो ध्यान से, देखो अभी आप देख पा रहे हैं कि जिस टाइम पे इस वेव का शुरुआत हो रहा है, उसी टाइम पे इस वेव का भी शुरुआत हो रहा है। जिस टाइम पे इस वेव का मैक्सिमम बन रहा है या पीक वैल्यू आ रहा है, उसी टाइम पे इस वाली वेव का भी पीक आ रहा है। जिस टाइम पे इस वेव का मिनिमम जा रहा है, उसी टाइम पे इसका भी मिनिमम जा रहा है। जिस टाइम पे इस वेव का मैक्सिमम इन द रिवर्स डायरेक्शन बन रहा है, उसी टाइम पे इधर भी मैक्सिमम बन रहा है रिवर्स डायरेक्शन। ऐसी वेव को हम बोलते हैं कि इन वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, राइट। या आप इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये मेरे पास में एक स्क्रीन है और ये एक पॉइंट है, राइट, ये एक पॉइंट है, और मैंने ना यहां से 5 मीटर की दूरी पर एक सोर्स लिया, और यहां से मैंने 5 मीटर की दूरी पर एक और सोर्स लिया, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। अब मुझे बताओ, जो वेव यहां से चलेगी और यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे, उसको कितना चलना पड़ेगा? 5 मीटर चलना पड़ेगा, सिंपल है। और यहां से जो वेव चलेगी उसको भी कितना चलना पड़ेगा? उसको भी डेफिनेट सी बात है 5 मीटर ही चलना पड़ेगा। तो जब ये दोनों वेव एक ही पॉइंट पहुंच रही, तो इनके रास्ते में डिफरेंस कितना? 0। भाई 5 ये चली, 5 ये चली, तो इनके रास्ते में जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स जो है, क्या वो 0 होगा? और अगर डेल्टा एक्स 0 है तो क्या फाई 0 होगा? हाँ 0 होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स पाथ में डिफरेंस था, तो क्या आया था हमारे पास? फेज डिफरेंस आया था। और जब फेज डिफरेंस आया था तो हमारे पास में इंटेंसिटी का मैक्सिमम या मिनिमम बना था, या रिजल्टेंट हमारे पास जो था वेव का, वो मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा था। यानी कि सबसे मेन बात यहां पे है कि रास्ते में दो वेव्स के रास्ते में डिफरेंस कितना है। रास्ते में डिफरेंस तो पाथ में डिफरेंस, रास्ते में डिफरेंस नहीं तो पाथ में डिफरेंस भी, सॉरी फेज में डिफरेंस भी नहीं। नो पाथ डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, राइट। अब मान लेते अगर इसी सोर्स को मैं पीछे ले जाता, अब पीछे ले गया मैं सोर्स को, अब यहां से वेव चल रही है, अब ये 5 नहीं 10 मीटर चल रही है। अब बताओ, दोनों वेव्स का जो ट्रैवल है या डिस्टेंस ट्रैवल है वो अलग अलग होगा। तो यहां पे देखो बेटा, ये वाली वेव कम चल रही है, ये वाली वेव ज्यादा चल रही है, तो इनके रास्ते में देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो इनके रास्ते में ये एडिशनल डिफरेंस आ रहा है ना, ये एडिशनल डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एडिशनल डिफरेंस है, ये एडिशनल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। कि दो वेव्स, ये वाला और ये वाला, तो कैंसल आउट हो गया ना, ये और ये कैंसल आउट हो गया ना सेम होने की वजह से, ये एक्स्ट्रा है, तो यही क्या होगा? दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो ये है, तो ये है, ठीक। यानी पहले कौन आएगा? पहले आएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होगा तो फेज में डिफरेंस होगा, यदि ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। देख रहे हैं? तो दोनों वेव्स का सेम सेम चल रहा है, यानी कि हम साथ साथ हैं, सिंपल, हम साथ साथ हैं, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लेता हूं मैं, एक और वेव बनाता हूं। मैंने अब यहां पे दोनों वेव्स को 0 टाइम शुरू किया, अब मैंने एक वेव यहां से शुरू कर दी, ये। अब देखो, अब ये वाली वेव यहां से चल रही है और ये वाली वेव थोड़ा पीछे से चला दी मैंने, यानी कि ये वाली वेव थोड़ा सा पीछे से चल रही है, यानी कि दिस इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये वेव थोड़ा पीछे से चल रही है और ये थोड़ा आगे चल रही है, तो इन दोनों वेव में इतना जो पाथ का डिफरेंस है वो फिक्स हो गया। चाहे आप यहां एनालाइज करो, चाहे यहां एनालाइज करो, जहां मर्जी एनालाइज करोगे, शुरुआती डिफरेंस तो यही है, शुरुआत में डिफरेंस आ गया। ऐसे समझो कि हम दो दोस्त हैं और दौड़ रहे हैं, ठीक है। मेरा दोस्त मेरे से 5 मीटर आगे है, ठीक है, मेरा दोस्त मेरे से 5 मीटर आगे है और हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारे बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 5। हम दोनों ने सेम स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया, वो भी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और मैं भी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं। तो हमारे बीच में इतना जो गैप था, रास्ते का जो डिफरेंस था, वो कांस्टेंट हो गया। डिफरेंस है लेकिन वो
कांस्टेंट हो गया, डिफरेंस है बट कांस्टेंट हो गया। तो अगर फेज डिफरेंस नहीं है जो कि पहले वाला था, तब भी कोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे, और अगर डिफरेंस है बट वो कांस्टेंट है, वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो भी कोहेरेंट सोर्स बनेंगे, तो भी बनेंगे। अब तुम्हें मैं कोहेरेंट सोर्सेज थोड़ा सा बना के दिखाता हूं कि भाई किस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज को बनाते हैं। तो एक एक इसमें ट्रिक बता रहा हूं तुमको मैं, कि याद रखना, नोट, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑलवेज obtained from सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्स हमेशा बनते हैं, कभी भी दो अलग अलग सोर्सेस से कोहेरेंट सोर्स नहीं बनते। हमेशा कोहेरेंट सोर्स जो है वो सिंगल सोर्स से बनते हैं, सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्सेस बच्चों बनते हैं, राइट, सिंगल सोर्स। तो क्वेश्चन आता है मन के अंदर कि भाई कैन एनी टू इंडिपेंडेंट lasers be coherent? क्वेश्चन आता है, कैन एनी टू इंडिपेंडेंट लेजर्स बी कोहेरेंट? या लेजर की जगह पे कोई भी लाइट सोर्स, क्या कोई भी दो अलग अलग लाइट सोर्स कोहेरेंट हो सकती है? जैसे मेरे पास में दो बल्ब है, एक बल्ब ये है 10 वॉट का, राइट, और ये कौन सा बल्ब है बच्चों? रेड बल्ब है। और यहां पे मेरे पास में एक और बल्ब है और ये भी 10 वॉट का है, सेम पावर है, और ये भी रेड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहली कंडीशन क्या कहती है कि भाई दो लाइट वेव जो होनी चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी या जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा जो है वो क्या बताती है बेटा? वेव का या लाइट का कलर बताती है, सिंपल। जो रेड लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। यहां मैंने दोनों का पावर सेम कर दिया और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर दी। देखिए ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, द फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर द टू सोर्सेज। यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कोहेरेंट सोर्स की, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सोर्सेज कोहेरेंट होने के लिए बेटा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई एक सेटिस्फाई हो गई तो कोहेरेंट सोर्स बन गया, नो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली सेकंड कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं होगी। यहां पे ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आर्गन गैस है या कोई भी गैस भरी हुई है, इनर्ट गैस भरी हुई है। केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आती मुझे, बट थोड़ी बहुत पता है। इनर्ट गैस जो है, यहाँ पे कोई भी गैस है, उसकी लाखों करोड़ों एटम्स हैं यहाँ पे, लाखों। ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, इनमें क्या है बच्चे? लाखों करोड़ों एटम्स हैं, यानी कि बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स इन ईच बल्ब, दोनों में बिलियन ट्रिलियन एटम है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है बल्ब से वो कब निकलती है? लाइट बेटा तब निकलती है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली एनर्जी स्टेट से, ठीक है, दूसरी एनर्जी स्टेट में जाए, लेकिन वहां वो स्टेबल ना हो और वो दोबारा से फॉल बैक करे, तब क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है, जिसको अब बोहर की थ्योरी में क्लियरली बताया गया है। यहां जो एनर्जी एमिट होती है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू H टाइम्स न्यू, या H टाइम्स C बाय लैम्डा, ऐसा लिखते हैं। यानी कि जब लाइट जो होती है, लाइट कैसे निकलती है? लाइट निकलती है बेटा, जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आते हैं, बट हाई एनर्जी में वो स्टेबल नहीं होते, वहां से दोबारा से वो फॉल बैक करते हैं, जंप करते हैं टू द लोअर एनर्जी स्टेट, एंड देन दे एमिट द रेडिएशन ऑफ द विजिबल फ्रीक्वेंसी। डिपेंड करता है विजुअल फ्रीक्वेंसी वाला एमिट करेंगे या फिर वो IR एमिट करेंगे या एक्सरे एमिट करेंगे, डिपेंड करता है कि एनर्जी में गैप कितना। लैम्डा जो है, ये कलर ऑफ द लाइट है, वो डेल्टा E पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा E क्या है यहाँ पे?
दैट एनर्जी गैप बिटवीन द टू लेवल्स, राइट। ये बोहर की थ्योरी में आती चीजें हम आपको पढ़ाएंगे एटम्स के अंदर, यानी यूनिट नंबर 8 के अंदर। तो ये सब चीजें बेटा डिसाइड करती हैं। तो यहां पे लाखों करोड़ों एटम्स, इधर भी लाखों करोड़ों एटम्स। तो वो लाखों करोड़ों एटम्स, मान लो यहां पे एक टाइम पे कोई एटम कभी एक्साइट हो रहा है, कोई एटम कभी एक्साइट हो रहा है, कोई डी एक्साइट हो रहा है, यहां पे कभी कोई एक्साइट हो रहा है, कभी कोई डी एक्साइट हो रहा है। तो क्या इन दोनों बल्ब्स के एटम्स एक ही टाइम पे एक्साइट या डी एक्साइट होंगे? लाखों करोड़ों एटम्स इधर, लाखों करोड़ों एटम इधर, क्या इन दोनों बल्ब के एटम्स सेम टाइम पे डी एक्साइट या सेम टाइम पे एक्साइट हो सकते हैं? संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए इनके अंदर फेज में डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा। फेज डिफरेंस होगा लेकिन वो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमने तो कंडीशन बताई है कि या तो कोई डिफरेंस ना हो या तो हो तो कांस्टेंट हो। तो यहां कांस्टेंट फेज डिफरेंस अचीवेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज साइमल्टेनियसली यहां पे एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां लिख देता हूं मैं तो आंसर इज, इसका आंसर क्या है? नो। क्यों नो है भाई? बिकॉज साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कौन से तरीके? ये वाले। Okay, so simultaneous excitation and de-excitation of the atom is not possible in the two cases. So we would say that the sources are not coherent. तो sources बच्चे coherent नहीं बनेंगे यहाँ पे, sources coherent नहीं बनेंगे, right? तो source coherent नहीं बनेंगे। Okay, source coherent नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका सिंपल और सोबर सॉल्यूशन आपको दे दिया कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि लाइट वेव्स आर नॉट कोहेरेंट। ओके, क्लियर है? इसके आगे हम गल करते हैं बच्चे।